हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। हम लोगों ने दो चीज देख लिया था। पहला ये था कि आपका ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन हो रहा था ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। तो ग्लाइकोलिसिस हम लोगों ने देखा था और उसके बाद हम लोगों ने टीसीए साइकिल देखा था। अब हम लोगों को ये देखना था कि जो उसमें रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जो बन रहे थे, ठीक है, NADH और FADH2, इसका किस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है एटीपी प्रोडक्शंस में। तो हम लोगों ने थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखा था कि जो ये NADH और FADH होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस होती है और उसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और हम लोगों ने थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी थी वो लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है और फिर जो केमी ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो बेसिकली देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है कि ये जो NADH और FADH होता है, ठीक है, यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है कि ये जो NADH है इसका एक तरीके से ऑक्सीडेशन होता है NAD प्लस में। और फिर जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो ये मूव करते हुए फाइनली एक तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है किसके थ्रू, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है और वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेन के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ NADH टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या होगी, ये होगी आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, ये प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय यूटिलाइजिंग हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट, इसको हम लोग बोलते हैं केमी ऑस्मोसिस। ठीक है, केमी ऑस्मोसिस। और इसमें अगर हम लोग रेस्पिरेशन की बात करेंगे कि मतलब रेस्पिरेशन किसको हम लोग बोल देंगे एक तरीके से, सेलुलर रेस्पिरेशन, अगर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात बोलते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे, तो सेलुलर रेस्पिरेशन हम ईटीसी को बोलते हैं, केमी ऑस्मोसिस को हम नहीं बोल सकते हैं। ईटीसी को इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में जो O2 हम लोग इनहेल करते हैं दैट इज एक्चुअली एक्सेप्टेड बाय ईटीसी इन लास्ट स्टेप। ठीक है, और फिर ये वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि सेल जो है एक तरीके से ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रही है। क्लियर है। तो ओवरऑल हमने देखा कि जो ये प्रोसेस है ईटीसी और केमियोस्मोसिस, ये दोनों मिला के एक तरीके से बनाती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में बोल सकते हैं कि दो मेजर मैकेनिज्म होती है आपकी ईटीसी और आपका एक तरीके से केमियोस्मोसिस। तो ये पहले क्या था कि पहले लोगों को ये पता था कि भाई NADH जो होता है वो एटीपी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, बट बट कैसे करता है ये लोगों को नहीं पता था। तो उसको समझाने के लिए फिर बहुत सारी थ्योरीज आई थी कि हाउ डज एटीपी सिंथेसाइज। पहला जो था वो आपका था केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस, दूसरा था कॉन्फॉर्मेशनल कपलिंग हाइपोथेसिस और तीसरा जो मेथड था वो केमी ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस। तो जो केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस थी इनका ये सिंपली कहना था कि जो NADH होता है इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं और वो वेरियस इंटरमीडिएट स्टेप के थ्रू आगे प्रोसीड होता है और वहां पे एटीपी की सिंथेसिस एक तरीके से होती है। तो ये उतना एक्सेप्ट नहीं किया गया। कन्फॉर्मेशनल कपलिंग हाइपोथेसिस में भी इन्होंने ये बोला था कि अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब मूव होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में तो बहुत सारे इंटरमीडिएट हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, फिर फाइनली वो क्या करेंगे एक तरीके से एटीपी की सिंथेसिस करेंगे। तो ये भी एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव नहीं किया जा सका। ठीक है, तो कॉन्फॉर्मेशनल कपलिंग हाइपोथेसिस और केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस ये प्रूव नहीं हो पाया एक्सपेरिमेंटली। और लास्ट में केमी ऑस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस दिया गया था 1961 में और ये दिया था पीटर माइकल ने। ठीक है, जिसके लिए इनको एक तरीके से नोबेल प्राइज मिला था 1971 में केमिस्ट्री के फील्ड में। तो ये इनका जो था ना यही हम लोग पढ़ते हैं, पीटर माइकल ने जो थ्योरी प्रपोज की थी कि हाउ डज एटीपी प्रोड्यूस। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इनका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था पीटर माइकल का 1961 में जो इन्होंने प्रपोज किया था कि एटीपी कैसे बनती है, तो उन्होंने बोला कि देखो एटीपी जो बनती है उसके लिए मेजर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट होता है, हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे हम थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है, आप लोग जानते ही होंगे
कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है एक तरीके से। देखो ये वाली मेम्ब्रेन होती है ना, इसका भी एक आउटर होता है और एक इनर मेम्ब्रेन, और इनर वाले की भी एक आउटर होती है और इनर होती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक तरीके से यहाँ पे होता है, ठीक है। और ये जो प्रोटॉन एंड ग्रेडियंट की बात कर रहे थे कि प्रोटॉन एंड ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस अक्रॉस एनी मेम्ब्रेन। डिफरेंसेस अक्रॉस एनी मेम्ब्रेन का मतलब क्या, एक तरफ अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जा रहा है और दूसरे साइड कोई वो हाइड्रोजन कम है, तो उसको क्या बोलेंगे कि एक ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है अक्रॉस दैट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, तो हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट यहाँ पे बहुत सारा डेवलप हो जा रहा था, ठीक है। डेवलप कैसे हो रहा था, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब चल रही थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा था चेन के फॉर्म में, तो बहुत सारे इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थे, वो क्या करते थे कि हाइड्रोजन्स को ट्रांसपोर्ट करते थे मैट्रिक्स इनटू इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये हाइड्रोजन आयन अगर मान लीजिए मूव हो रहे थे, क्या अंदर नहीं हो आ सकते हैं, ठीक है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ना कि ये जो मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है वो हाईली डिफरेंट होता है। देखो जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसका जो कंपोजिशन होता है ना वो डिफरेंट होता है। और यहाँ पे एक तरीके से हम लोग मेम्ब्रेन के लिए जो टर्म यूज करते हैं कि मेम्ब्रेन आर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बट यहाँ पे इसको हम बोले कि इनर जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो हाईली सेलेक्टिव परमेबल होती है। हाईली सेलेक्टिव परमेबल का मतलब क्या, ये इतना सेलेक्टिव परमेबल होती है कि हाइड्रोजन आयंस को भी एक तरीके से नहीं आने देनी, मतलब अक्रॉस मूव कराती है। वो सिर्फ मेडिएटर्स के थ्रू ही जा सकते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली नहीं जा सकते। जबकि अगर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो ये इसका उतना सिलेक्टिव परमेबल नहीं होती है, इससे आराम से ये चीज मूव कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो ओवरऑल देखो यहाँ पे क्या समझ में आया कि जब ईटीसी चलती है तो हाइड्रोजन आयन मूव होते हैं फ्रॉम मैट्रिक्स इनटू इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, और ये हाइड्रोजन आयन जो ग्रेडियंट होता है, अच्छा मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो इसका पीएच क्या होगा, डेफिनेटली कम होगा, ठीक है। तो और इसका पीएच क्या होगा, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इसमें चला जा रहा है, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कम है, हाइड्रोजन कम होगा पीएच इंक्रीज होगा। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन ज्यादा होगा और पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ओवरऑल जो मैट्रिक्स है इसका पीएच ज्यादा होता है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस का पीएच कम होता है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है वो फर्दर रिस्पॉन्सिबल होते हैं एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। ये पीटर माइकल ने बताया था, ठीक है। पीटर माइकल ने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑपरेट होती है तो इसकी वजह से बहुत सारे हाइड्रोजन जो होते हैं वो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में चले जाते हैं, और इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में जाने की वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और यही प्रोटॉन ग्रेडियंट रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो फिर इनके ऊपर भी पूछा गया कि भैया आप कैसे इस चीज को प्रूव कर सकते हो कि आपने जो बोला है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए, वो सही है। इन्होंने बोला कि ठीक है, आप कोई भी ऐसा केमिकल लेकर आइए जो क्या करे कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसको परमेबल कर दे और हाइड्रोजन आयन फ्रीली मूव हो जाए इनसाइड, तो आप देखोगे कि एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा। उन्होंने बहुत सारे केमिकल्स लिए, आयनोफोर्स भी हो सकते हैं, अनकपलर्स भी हो सकते हैं, जो आगे चल के आप लोग देखेंगे। वो बेसिकली करते क्या है कि इसमें एक पोर क्रिएट कर देते हैं, या हाइड्रोजन की जो परमेबिलिटी है होती है क्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसको बढ़ा देते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि जब उन्होंने अनकपलर यूज किया तो देखा कि वाकई अगर हम प्रोटॉन ग्रेडियंट जो अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, तो एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है वो कम होने लगता है। तो इस चीज से ये प्रूव्ड होता है कि यस, हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नेसेसरी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। तो ये पीटर माइकल ने इतना ये चीज बताया, और फिर इसके आगे की जो स्टोरी थी, ठीक है, वो एडवर्ड स्लेटर ने बताया था कि जो F0 और F1 होता है, ठीक है, F0 F1 होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स फिफ्थ भी बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एटीपी को प्रोडक्शन के लिए। और वो करता क्या है कि इन्हीं हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट को डिफ्यूज कराता है फ्रॉम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस जो होता है उसमें, और किसमें, मैट्रिक्स की तरफ। तो फिर ये क्या होता है कि F1 रोटेट करता है और एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो ये हम दो स्टेप में पढ़ेंगे, ये एक ओवरव्यू मैंने बता दिया था, इसको हम दो स्टेप में पढ़ेंगे। पहला तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे कि जो एटीपी का जो प्रोडक्शन होता है बाई F0 F1, जिसको हम लोग
केमियोस्मोसिस बोलते हैं, वो भी चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस चीज को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस तरीके से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे देखेंगे उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखो इसके बेसिकली 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के हम लोग देखेंगे बेसिकली 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक देखो ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट हुआ, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड हुआ, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड हुआ, ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ हुआ। ठीक है, ये 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब देखो इसमें आपको याद क्या रखना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है, ठीक है, ये NADS का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और ये फर्स्ट किसको देता है, डायरेक्ट 3 को देता है। ठीक है, और इसके लिए जो फर्स्ट और 3 के बीच में जो कनेक्टिव लिंक का काम करता है वो करता है कोक्यू। देखो यहाँ पे जो घूमने वाले लोग हैं ना वो दो हैं। अगर घूमने वाले लोगों की बात करें कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ कौन करेगा, यहाँ से यहाँ कौन करेगा, तो इसको याद रखिएगा, एक कोएंजाइम क्यू होता है, दूसरा साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4, जबकि कोक्यू जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू कॉम्प्लेक्स थर्ड ट्रांसफर करता है। और ये दोनों जानते हैं, दोनों मोबाइल नेचर के होते हैं, ये भी याद रखिएगा, मोबाइल नेचर के होते हैं। और एक चीज और है, इसका जो नेचर होता है ना, कोएंजाइम क्यू का देखेंगे ना तो इसका लिपोफिलिक नेचर होता है, जबकि साइटोक्रोम सी का क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब ये वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि ये क्या होता है, वाटर हीटिंग होता है। और एक चीज और सबसे मजेदार चीज क्या है जो पूछा जा सकता है, कि जो साइटोक्रोम सी होता है ना, वो जो इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन होती है, इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन है ना, इसका ये आउटर पोर्शन है और ये क्या है, इनर पोर्शन है। तो ये आउटर पोर्शन की तरफ देखने को मिलता है, ये जो साइटोक्रोम सी है वो आउटर पोर्शन की तरफ होता है। क्लियर है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइटो कोएंजाइम क्यू एंड साइटोक्रोम सी से। तो चलो फिर अब इसको हम लोग डिटेल से देख लेते हैं होता क्या है। देखो, अच्छा टू की हम बात कर लेते हैं। जो साइटोक्रोम सॉरी कॉम्प्लेक्स जो 2 होता है वो क्या होता है ना, कि देखो ये इनर इनर सरफेस पे होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये तो पूरा इंटरसेक्ट किए हुए हैं, इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन को पूरा इंटरसेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, बट ये जो सेकंड होता है ना, सेकंड, वो क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ इनर जो मेम्ब्रेन होती है ना, लोअर साइड में मैट्रिक्स की तरफ, इसी की तरफ ये होता है। अब देखो इससे इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स क्या क्या है वो भी आप समझ लो यहाँ पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो, कॉम्प्लेक्स टू को क्या बोलते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेकंड जो होता है। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है ना, ये एक TCA का एंजाइम कंटेन किया होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होता है वो क्या करता है, सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है। आपको याद रहा होगा कि ये तो TCA साइकिल का पार्ट है, यानी कि जो TCA साइकिल का पूरा जो पार्ट होता है ना, उसमें से जो सक्सिनेट फ्यूमरेट का जो कन्वर्जन है वो बेसिकली यहाँ पे होता है। ठीक है, और यहाँ पे होने की वजह से जो इस स्टेप में जो आपका FADS2 जो बनता है वो यहीं पे बनेगा, और अगेन FADS2 का ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज भी बोलते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि TCA साइकिल का कौन सा ऐसा एंजाइम है जो मैट्रिक्स में न होके इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, तो ये यही होता है भाई, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि माइटोकांड्रिया के अगर मार्कर की बात करते हैं ना तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ही होता है। अगर हम सेलुलर फ्रैक्शनेशन करते हैं माइटोकांड्रिया का, हमको पढ़ना है कि भाई माइटोकांड्रिया सेलुलर फ्रैक्शनेशन के थ्रू आइसोलेट हुई है कि नहीं हुई है, तो हम इसी एंजाइम के थ्रू उसका टेस्ट करते हैं। क्लियर है, चलो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो साइटोक्रोम सी होता है और ये कोक्यू, ये देखो मूव कर रहे हैं ना यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो ये दोनों लूजली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और साइटोक्रोम सी क्या होता है ना, एक तरीके से मार्कर भी होता है। किस चीज का मार्कर होता है, एपोप्टोसिस इंड्यूस कराने का। अगर ये यहाँ से लीक कर गया ना, लूजली अटैच है और यहाँ से लीक करके बाहर जाने लग गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है एपोप्टोसिस का, उसको ये इंड्यूस करता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि साइटोक्रोम सी अगर इनर माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन से बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा उसके लिए, तो वो इंट्रिंसिक पाथवे होता है एपोप्टोसिस इंड्यूस करने का, वो चीज यहाँ पे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी आउटलाइन थी।
जो इम्पोर्टेंट थी जिसको हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको, फिर ये किस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। देखिए, NaDH का पहले क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है NAD प्लस में, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जनरेट होते हैं ना, वो जाते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है एक तरीके से, NaDH जब ऑक्सीडाइज होता है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है, और ये एक्सेप्ट करता है FMnH2। ठीक है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। और ये क्या होता है, एक तरीके से को फैक्टर्स होता है। और यहाँ पे देखेंगे कि FeS के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। फिर FeS इस चीज को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, FeS क्या होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन। अब ये बताओ, आयरन सल्फर प्रोटीन है तो आयरन हमारे बॉडी में कहाँ पे मिलता है, ज्यादातर हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन में होता है। ठीक है, तो ये जो आयरन होता है वो नॉन हीमोग्लोबिनस एक तरीके से आयरन है। और सल्फर कहाँ पे होगा, सिस्टीन मेथियोनिन में होता है, तो ये सिस्टीन का सल्फर है। ठीक है, तो ये एक तरीके से अटैच्ड होते हैं। एफईएस का मतलब एक तरीके से आयरन कंटेनिंग एक प्रोटीन होता है, आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन होता है, जिसमें सल्फर जो होता है वो सिस्टीन प्रोवाइड करता है, और आयरन एक तरीके से ट्रैप होता है सही। तो ये जो होता है ना कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये लगभग चारों जो हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इसमें सबसे बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। और दूसरी चीज क्या होती है, इसके पास जो एफईएस होते हैं वो लगभग 6 के लगभग एफईएस होते हैं। यहाँ पे मैंने एक दिखाया है, बट ऑलमोस्ट 6 एफईएस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के। तो ये क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और एफईएस को देता है, और एफईएस फिर अगेन को क्यू को देता है। को क्यू को देने के बाद ये को क्यू क्या करता है, एक तरीके से मूव करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर। अब देखो, ये जो पूरा इवेंट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोजन आयन मूवमेंट के लिए फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का जो स्पेस होता है वो। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस के बीच में। तो ये यहाँ पे देखेंगे कि 4 हाइड्रोजन लगभग ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब ये को क्यू जो होता है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको अगेन हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन। वो अगेन मैट्रिक्स से 2 हाइड्रोजन लेता है और QH2 में कन्वर्ट हो जाता है। QH2 में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या करता है ना, कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दे देता है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स थर्ड आ गया ना, कॉम्प्लेक्स थर्ड में साइटोक्रोम बी को देता है। साइटोक्रोम बी को जब देगा तो ये लोन पेयर देने के बाद ये फिर क्या हो जाएगा, कोक्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब ये लोन पेयर देता है तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन अगेन फिर ये जो इसके पास रहता है उसको मूव करा देता है, कहाँ पे, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। और ये अगेन क्या होता है, एक तरीके से ऑक्सीडाइज होता है, फिर ये रेडी हो जाता है किसके लिए, इसका लोन पैरा लेने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये कोक्यू की साइकिल चलती रहती है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब 2 हाइड्रोजन ये मूव करा देता है, फिर अगेन साइटोक्रोम बी जो होता है ये एक्सेप्ट करता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को। और जो साइटोक्रोम बी है वो एक्चुअली देता है अगेन एफईएस को, और एफईएस अगेन ट्रांसफर करता है इसको साइटोक्रोम सी को। साइटोक्रोम सी को भी मैंने फिर बताया था कि ये मूव करता है, एक जंप करता है इस पे और फिर अगेन रिवर्ट बैक होता है। यहाँ पे देखो बात ये है ना कि ये जितने भी रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे लेंगे। और यहाँ पे ये दो दे कितना रहा है, 2 दे रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो एक कौन सा करता है और 2 कौन सा करता है। तो 2 करने वाले सिर्फ ये आपका को क्यू जो है वही एक तरीके से 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस चीज को एक्सेप्ट करेगा, बाकी एक एक ही करते हैं। और NaDH भी 2 प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से क्या करेगा कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले इसको देगा, फिर रिवर्ट जंप बैक हो गया, फिर दूसरा लोन पेयर दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अब ये साइटोक्रोम सी A3 को A1 को A को देगा, और फिर ये क्या करेगा, A3 को देगा। साइटोक्रोम A और A3 जो होता है ना, इसको हम लोग CuA भी बोलते हैं, और ये CuB होता है, क्योंकि कॉपर कंटेनिंग होता है इसलिए इसको CuA और CuB बोलते हैं। और ये फाइनली क्या होता है ना, कि एक तरीके से ट्रांसफर करता है लोन पायर इलेक्ट्रॉन किसको, ऑक्सीजन को देता है, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बनता है। देखो इस दौरान जब ये प्रोसेस होती है तो 2 हाइड्रोजन भी एक तरीके से मूव यहाँ पे होते हैं, और ये जो होती है ना, ये भी प्रोसेस, ये भी कॉम्प्लेक्स 2 हाइड्रोजन यहाँ पे मूव कराता है। तो ये मेजर जो रोल हुआ NaDH को ऑक्सीडाइज करके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो मूव कराया जाता है, वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में। अब यहाँ पे देखो जो सेकंड होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेकंड की जो मैंने बात की, ठीक है, ये क्या है, ये यही है ना आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। तो यहाँ पे TCA साइकिल वाला जो रिएक्शन होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस
और ये सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ पे FADH2 बनेगा, फिर अगेन इसका ऑक्सीडेशन होगा, FAD लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, अगेन ये कौन एक्सेप्ट करेगा? ये जो कोक्यू की साइकिल चल रही है ना, ये यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, और फिर एक तरीके से साइटोक्रोम बी को देगा। यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पे कि जो NADH का जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ के थ्रू जा रहा है। बट जब FADH2 का होगा ऑक्सीडेशन, तो कॉम्प्लेक्स सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। चूंकि कॉम्प्लेक्स सेकेंड कोई भी हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, और ये जो होता है ये 3 करेगा, ये भी 3 करेगा, और ये भी 3 करेगा। तो इसको एक बार हम ये हटा देते हैं, ठीक है, और फिर से देखते हैं कि ये चीजें किस तरीके से हुई। तो अगर NAD का इसका हो रहा है, तो टोटल देखो यहाँ पे कितना किया, 4 हाइड्रोजन किया, और इसके थ्रू 4 हाइड्रोजन किया, और इसके थ्रू 2 हाइड्रोजन किया। तो ये टोटल कितना करेगा, 10 हाइड्रोजन करेगा। जबकि अगर हम FADH2 की बात कर रहे हैं, अगर इसका कॉम्प्लेक्स सेकंड के थ्रू हो रहा है, तो ये तो कुछ कर नहीं रहा है। यहां से देखोगे 4 और 2 6, ये टोटल कितना होगा, FADH2 का हो रहा है, तो लगभग 6 हाइड्रोजन एक तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब अगर हम कुछ बात करें कि अगर मान लो कोई इनहिबिटर्स है, जैसे रोटेनोन है, वो इनहिबिट करता है किसको, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को इनहिबिट करता है, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को टोटली बंद कर देगा? नहीं, टोटली नहीं बंद करेगा भाई। अगर इस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर रहा है, तो जो NADH है, इसका ऑक्सीडेशन इस प्रोसेस को स्टॉप करेगा ना। बाकी अगर मान लो यहाँ पे कोई FADH2 है, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ से तो ये एक्सेप्ट करके ये चला सकता है ना पूरा। तो FADH2 जो होता है वो ऑपरेट होता है, बट ये जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है वो इनहिबिट हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर रोटेनॉन इनहिबिट कर रहा है इस स्टेप कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को, तो क्या ये चलेगा कि नहीं, सेकेंड स्टेप से ये कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव होता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टू थर्ड एंड फोर्थ, और फाइनली एक तरीके से वाटर मॉलिक्यूल के यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसको बोलते हैं, या एक तरीके से सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, बिकॉज यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा एक तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट में हम लोग, अच्छा इसका नाम भी एक है जो पूछ दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, NADH CoQ ऑक्सीडो रिडक्टेज। देखो NADH का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और रिडक्शन किसका हो रहा है, CoQ का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, NADH CoQ ऑक्सीडो रिडक्टेज, या रिडक्टेज भी डायरेक्ट बोल देते हैं। दूसरा है आपका सक्सिनेट, इसमें इन्वॉल्व है तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजन बोलते हैं। तीसरा जो है आपका कोएंजाइम CoQ यूबिक्विनोन है एक तरीके से। थर्ड कॉम्प्लेक्स हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, और फोर्थ जो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये एक तरीके से। तो चारों का ये नाम भी कभी भी पूछ लेता है, नाम भी कहीं कहीं डिफरेंट इस चीज को बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट थोड़ा सा दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने इतना देख लिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो पार्ट है, ठीक है, और इसकी मैकेनिज्म भी हम लोगों ने देख ली। तो ये जो हाइड्रोजन आयन जो ग्रेडियंट डेवलप हो जा रहा है, ठीक है, वो रिवर्ट बैक किया जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमी ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ, बेसिकली हम लोग वाटर मॉलिक्यूल बोलते हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इस पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, और इसको ऑस्मोसिस क्यों बोलते हैं वो भी चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, कि हाउ डज ATP सिंथेसाइज बाय यूटिलाइजिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और उसके बाद जो थर्ड जो लेक्चर होगा, वो हम लोग देखेंगे कि जो इनहिबिटर्स हैं वेरियस ETC के, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।